पन्ना तेरे त्याग को याद रखेगा देश, तेरे कारण ही बचा मेवाड़ी परिवेश। आज मैं आपको पन्ना धाय की वीर गाथा सुनाऊंगा, जिसे जानकर यकीनन आपकी आंखें नम हो जाएंगी, जिन्होंने अपने पुत्र का बलिदान देकर मेवाड़ के वंश की रक्षा की। मेवाड़ और राजपूत इतिहास में आज भी पन्ना का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। पन्ना धाय ने आखिर कैसे चित्तौड़ के राजा और मेवाड़ के वंश की रक्षा की, क्यों उन्हें एक महान वीरांगना कहा जाता है। पन्ना धाय न होती तो शायद आज इस धरती पर महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर राजा का जन्म नहीं हो पाता। ये कहानी उस मेवाड़ राज्य की है जहां पर पद्मिनी ने जौहर किया था। यहीं पर मीरा ने अपने भक्ति गीतों की रचना की थी। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में राणा सांगा मेवाड़ पर राज कर रहे थे। कुछ लोग कहते थे कि उनकी 28 पत्नियां थी, तो वहीं कुछ लोग उनकी पत्नियों की संख्या 22 बताते थे। हालांकि इस बारे में सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है। 1509 में 27 साल की उम्र में राणा सांगा मेवाड़ के शासक बन गए थे और उनके शासन में मेवाड़ ने खूब तरक्की की थी। 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा में युद्ध हुआ था, जिसमें वे घायल हो गए थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी और युद्ध जारी रखा। अब इतिहासकारों की माने तो राणा सांगा के एक सामंत ने उन्हें बसवा में जहर देकर मार दिया। राणा सांगा के कुल 4 पुत्र थे, रतन सिंह, उदय सिंह, भोजराज और विक्रमादित्य सिंह। राणा सांगा के निधन के बाद उनके पुत्र रतन सिंह को मेवाड़ का राजा बना दिया गया, लेकिन यह बात करुणावती को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि करुणावती चाहती थी कि उनका बेटा मेवाड़ का राजा बने। विक्रमादित्य सिंह और उदय सिंह थे करुणावती के 2 पुत्र। करुणावती राणा सांगा से रणथंभौर की जागीर प्राप्त कर चुकी थी, लेकिन करुणावती चाहती थी उनके पुत्र को मेवाड़ का राजा बनाना, और इसके लिए उन्होंने सहायता ली अपने भाई सूरजमल की। सूरजमल ने रतन सिंह को शिकार खेलने के लिए आमंत्रित किया। अब जब दोनों शिकार कर रहे थे तो सूरजमल ने धोखे से रतन सिंह पर वार कर दिया। अब रतन सिंह में राणा सांगा का खून था। उन्होंने भी सूरजमल पर वार किया और दोनों ही वीर गति को प्राप्त हुए, और इसके बाद विक्रमादित्य मेवाड़ के राजा बन गए। लेकिन वे बड़े ही गुस्सैल रवैये के थे। उनका रवैया किसी को पसंद नहीं आता था और अन्य राजपूत राजाओं से भी उनके संबंध खराब होने लगे थे, और इसी सब के कारण अब मेवाड़ कमजोर नजर आ रहा था, जिसका फायदा उठाकर 1533 में गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। अब इस समय तक मेवाड़ काफी कमजोर हो गया था। रानी को डर था कि उनके दोनों पुत्र बहादुर शाह के हाथों मारे ना जाएं, तो उन्होंने अपनी प्रमुख दासी पन्ना धाय को बुलाया। पन्ना धाय को सभी धायमा बुलाया करते थे, क्योंकि वे रानी के बेटे उदय सिंह की देखभाल किया करती थी। रानी ने पन्ना धाय को अपने बेटे उदय सिंह की जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि वे इसे कहीं जाकर ले जाए। ये मेवाड़ की वंशज है और इसके ऊपर आज भी नहीं आनी चाहिए। पन्ना धाय ने रानी की बात गौर से सुनी और उनको ये वचन दे दिया कि वे उदय सिंह पर किसी भी प्रकार की आंच तक नहीं आने देंगे। पन्ना धाय का भी एक पुत्र था जिसका नाम था चंदन। अब बहादुर शाह के आक्रमण से पहले ही पन्ना धाय अपने पुत्र चंदन और राजकुमार उदय सिंह को लेकर बूंदी चले गई। तो वहीं दूसरी ओर रानी करुणावती ने 13,000 वीरांगनाओं के साथ दुर्ग में जौहर कर लिया। अब साल 1536 में विक्रमादित्य का आतंक फिर से चालू हो गया। उसने मीरा, जो कि भोजराज की पत्नी थी, उनको जहर देकर मारने की कोशिश की, लेकिन बानवीर ने उनकी रक्षा की। विक्रमादित्य को रोकने के लिए राणा सांगा के भाई पृथ्वीराज सिंह सिसोदिया ने एक दासी पुत्र बानवीर को मेवाड़ का मैनेजर बना दिया। बानवीर भी विक्रमादित्य की तरह क्रूर था। अपने से बड़े और अनुभवी सामंतों का अनादर किया करता था। बानवीर अब किसी भी हालत पर मेवाड़ का राजा बनना चाहता था। उसने विक्रमादित्य को कैद करवा दिया और उसकी हत्या भी कर दी। अब मेवाड़ के वंशजों में केवल उदय सिंह ही बचे थे। बानवीर उन्हें भी रास्ते से हटाना चाहता था। खून से सनी एक तलवार लेकर अब वे राजकुमार उदय सिंह के कक्ष की ओर जाता है। कहीं से पन्ना धाय को यह पता चल जाता है कि बानवीर राजकुमार को मारने आ रहा है। बानवीर के आने की बात सुनकर पन्ना धाय थोड़ा घबरा गई। अब पन्ना धाय ने अपने बेटे चंदन को बोला कि तू हमेशा से राजकुमार के कपड़े पहनना चाहता था ना, चल तेरी आज ये इच्छा मैं पूरी कर देती हूँ। उन्होंने चंदन और उदय सिंह दोनों के कपड़े बदलवा दिए और चंदन को राजकुमार के कपड़े पहनाकर उसे राजकुमार वाले बिस्तर पर सुला दिया, और उदय सिंह को एक टोकरी में बंद उसके ऊपर पत्तल और कपड़ा ढक उन्हें महल के बाहर भिजवा दिया। तभी वहां बानवीर पहुंच जाता है। अब बानवीर धायमा से उदय सिंह का पता पूछता है, लेकिन धायमा कोई जवाब नहीं देती। वह बिल्कुल अनजान बनने की कोशिश करती है, मानो उनको बानवीर के इरादों की कोई जानकारी ना हो। बानवीर कहता है कि आज वे मेवाड़ के अंतिम वंशज को खत्म कर देगा और स्वयं मेवाड़ का राजा बन जाएगा। वह कहती है कि राजकुमार की जान बख्श दो, बदले में चाहिए तो सारा राजपाट ले जाओ। लेकिन बानवीर सारी बातें हंस के टाल देता है।
वह सीधा राजकुमार के कमरे की ओर चलता है और देखता है कि एक बालक आराम से सो रहा है और अपनी तलवार की वार से बच्चे की हत्या कर देता है। पन्नाधाय अपनी आंखों के सामने अपने बेटी की मृत्यु होते देख रही थी, लेकिन उस समय उनकी आंख से एक आंसू तक नहीं टपका, क्योंकि उन्होंने रानी को वचन दे रखा था। पन्नाधाय उदय सिंह को लेकर मेवाड़ के बाहर चली जाती है और इधर उधर आश्रय ढूंढने लगती है। कई दिनों तक वे उदय सिंह को लेकर चलती रहती हैं। ऐसे में एक दिन बीच में उदय सिंह पूछ लेता है कि धायमा, चंदन कहाँ है? मुझे उसके साथ खेलना है। वे चल चल कर थक गया है और उसमें और चलने की हिम्मत नहीं है। ऐसे में धायमा उसे समझाती है कि तुम्हें आगे चलकर मेवाड़ पर राज करना है। पहले वे टोडा जाती है, फिर डूंगरपुर। हर जगह वे राजा से आश्रय और सहारा मांगती है, लेकिन सारे राजा बानवीर के डर से पन्नाधाय और उदय सिंह को आश्रय देने से मना कर देते हैं। प्रतापगढ़ वगैरह होते हुए अंत में पन्नाधाय कुंभलगढ़ तक पहुंचती है। कुंभलगढ़ में उस समय आशा देवपुरा राज कर रहे होते हैं। पन्नाधाय उनसे भी मदद की गुहार लगाती है, लेकिन अन्य राजाओं की तरह आशा देवपुरा भी पन्नाधाय को इनकार कर देते हैं। ये बात जब राजमहल के भीतर राजमाता यानी आशा देवपुरा की माँ को पता चलता है तो वे स्वयं बाहर आके राजा से कहती हैं, जिस कुंभलगढ़ पर तुम राज कर रहे हो वे राणा सांगा की ही देन है, और आज उस राणा सांगा का पुत्र तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, आश्रय मांग रहा है और तुम उसे मना कर रहे हो। राजमाता की ये सभी बातें सुनकर आशा देवपुरा को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने पन्नाधाय और उदय सिंह को महल में आश्रय दे दिया। यहाँ पर उदय सिंह ने सशस्त्र कला सीखी। अब धीरे धीरे ये अफवाह फैलने लगी कि उदय सिंह अभी भी जीवित हैं, तो मेवाड़ से कई सामंत कुंभलगढ़ पहुंचने लगे। साल 1537 में सामंतों ने मिलकर उदय सिंह का राज्याभिषेक किया और उन्हें मेवाड़ का असली राजा घोषित कर दिया। लेकिन दूसरी ओर बानवीर ने मेवाड़ में यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि उसने असली उदय सिंह की हत्या कर दी थी और पन्नाधाय चालाकी से अपने बेटे को बचाकर मेवाड़ का राजा बनाना चाह रही है। लेकिन सभी सामंतों की एकमत राय यह थी कि उदय सिंह जीवित है। सभी सामंतों ने उनका झूठा भोजन ग्रहण कर जनता के सामने यह मिसाल पेश की कि वही मेवाड़ के असली वंशज हैं। उदय सिंह का विवाह पाली के राजा की बेटी जयवंती बाई के साथ हुआ और साल 1540 में जयवंती बाई ने मेवाड़ की आन बान और शान माने जाने वाले पराक्रमी प्रजापति राजा महाराणा प्रताप को जन्म दिया। उदय सिंह ने कई अन्य राजाओं के साथ मिलकर एक सेना बनाई और मेवाड़ पर धावा बोल दिया। साल 1542 में वे संवैधानिक तौर पर मेवाड़ के राजा बन गए थे। हालांकि इसके बाद बानवीर का क्या हुआ था, इसके बारे में इतिहासकारों के बीच मतभेद देखने को मिलती है। माना जाता है कि बानवीर अपनी जान बचाकर महाराष्ट्र चला गया था और अपना पूरा जीवन उसने वहीं बिताया। उदय सिंह तो मेवाड़ पर राज करने लगे, लेकिन पन्नाधाय ने इसके बाद मेवाड़ की धरती पर कभी कदम नहीं रखा। वे अपने कमेरी गांव वापस चली गई और वहीं पे अपना पूरा जीवन बिताया। राजा उदय सिंह और कई अन्य लोग गए उन्हें मनाने कि वे राजमहल में आकर रहें, लेकिन उन्होंने सभी को इनकार कर दिया। आज भी पन्नाधाय का कमेरी गांव राजस्थान के राजसमंद जिले के पास में है और उनके वंशज वहीं पर रहते हैं। गांव में सरकार द्वारा एक मूर्ति भी लगाई गई है जिसमें पन्नाधाय के साथ उदय सिंह और चंदन खड़े नजर आते हैं। तो दोस्तों, ये थी पन्नाधाय की पूरी कहानी। उनकी त्याग, तपस्या, स्वामित्व भावना और बलिदान को हम सभी कोटि कोटि नमन करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन लिखिएगा कि अगला वीडियो हम कौन से हिस्टोरिकल टॉपिक पे बना सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।